जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स। सितंबर मंथ का सेकंड वीक का करंट अफेयर्स है ये। 8th ऑफ सितंबर से लेकर 14th ऑफ सितंबर तक फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो ये हमारी एक कह लीजिए सीरीज है जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। द आइडिया हियर इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि डेली करंट अफेयर्स में उतना समय हम डिवोट नहीं कर पाते, तो वीकली करंट अफेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, ठीक है, उनको हम लेकर आ रहे हैं। इसके बाद जो जब मंथ कंप्लीट होगा तब हम पूरा मंथ का जो है करंट अफेयर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। ये है आइडिया। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी, जो भी बच्चे सीडीएस 2025, सीडीएस 1 2025 या सीडीएस 2 2025, सीएपीएफ 2025 या एफकैट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पेड कोर्सेज ऐप पर लॉन्च हो चुके हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में। ट्रस्ट मी, वन ऑफ द लोएस्ट प्राइसेस इन द मार्केट एंड विद द बेस्ट क्वालिटी इन शॉर्ट। बाकी स्टूडेंट से आप फीडबैक ले सकते हैं इसके बारे में। शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज है इजराइल्स टॉवर सेमीकंडक्टर एंड अडानीज $10 बिलियन चिप प्रोजेक्ट इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, सेमीकंडक्टर जो है उसके बारे में दो तीन चीजें ध्यान में रखना। ये आपका ऐसे राइटिंग में भी इंपॉर्टेंट है और सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। एक तो सीधा सीधा हम चाइना पर जो डिपेंडेंसी है, नॉट जस्ट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज जो है चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहते हैं। खत्म कहना थोड़ा सा गलत वर्ड हो जाएगा, कम करना चाहते हैं। ठीक है, इसको लेकर एक टर्म चली है चाइना प्लस वन। ठीक है, चाइना प्लस वन। ठीक है, और इसको एक डीकपलिंग की थ्योरी भी कहा जा रहा है। ठीक है, डीकपलिंग की थ्योरी क्या है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज आप जिससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो, धीरे धीरे उससे क्या होना है, अलग होना है। अब बहुत ज्यादा पिछले लगभग 30 से 40 सालों में मैन्युफैक्चरिंग जो हब है, ठीक है, दैट इज चाइना। अब दुनिया भर के देश ये कह रहे हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड, ये देखा गया कि चाइना पर जो डिपेंडेंसी है उसका नुकसान क्या हुआ। उसका नुकसान ये हुआ कि हमें लिटरल सेंस में, मतलब बीच में ये भी समय था कि मोबाइल फोन्स के लिए 4-4 महीने की वेट करनी पड़ रही है, गाड़ियों के लिए 6-6, 8-8 महीनों की वेटिंग चल रही है, क्योंकि लगभग हर इक्विपमेंट में आपका सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं, जिसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर चाइना है। जब सप्लाई चेन उसने रोकी, पूरी दुनिया में सीधा सीधा जीडीपी ग्रोथ पे इंपैक्ट आया, बिजनेसेस पे इंपैक्ट आया, और ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। मतलब कोई भी चीज आज के समय पर, गाड़ी है, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो कि सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना बन रही हो। ठीक है, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, एक एज सिंपल एज फैन ऑल्सो, ठीक है, उनमें भी ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा जो भी आपके घर में इक्विपमेंट्स हैं उनमें आपको ये छोटी छोटी चिप्स देखने को मिल रही हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दुनिया भर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए। तो ये तो एक हो गया जियोपॉलिटिकल सिनेरियो। अब यहां पर इजराइल टॉवर सेमीकंडक्टर और अडानी जो कंपनी है, वो अडानी ग्रुप है, लेड बाय बिलियनर गौतम अडानी, प्लान्स टू इन्वेस्ट दिस मच करोड़, अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन विद इजरायली पार्टनर टॉवर सेमीकंडक्टर, ताकि चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा सके। कहां पर? महाराष्ट्र में। और ये अनाउंस किया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, $10 बिलियन। ठीक है, सो ये अडानी ग्रुप का पहला वेंचर होगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, एडिंग टू इट्स डाइवर्स पोर्टफोलियो, जिसमें ऑब्वियसली अभी तक वो बहुत फेमस माने जाते हैं सी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, अडानी एंटरप्राइजेज वेरी मच इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, नेवल एनर्जी एंड मोर। इनिशिएटिव अलाइंस विद द गवर्नमेंट्स पुश टू रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स, क्योंकि इंडियाज सेमीकंडक्टर मार्केट इज प्रोजेक्टेड टू रीच $63 बिलियन 2026। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 145 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए ये एक बहुत बढ़िया मार्केट है जिसको टैप किया जा सकता है, जिसको भारत में, और यहां पर प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना जॉइंट वेंचर के साथ। ठीक है, सो इट विल बी यूज्ड इन ड्रोन्स, कार्स, स्मार्टफोन्स एंड अदर मोबिलिटी सॉल्यूशंस आल्सो। ओके, नेक्स्ट आपका इंडिया डेजिग्नेट्स गैलेथिया बे एज द मेजर पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। सो गैलेथिया बे जो है उसको क्या किया गया है, मेजर पोर्ट जो है डेवलप किया जाएगा।
सो डेजिग्नेटेड गैलाथिया बे इन ग्रेट निकोबार आइलैंड एज अ मेजर पोर्ट, जो अभी 12 ऑपरेशनल पोर्ट्स हैं। अब इसमें एक और ध्यान रखना, वाधवान पोर्ट, ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट वीक में ही पढ़ा था। वाधवान पोर्ट कहां पर है? ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। ये भी आपका बड़ा मेजर पोर्ट होने जा रहा है। अच्छा, ये मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट का डिफरेंस क्या है? मतलब ऐसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, एक तो साइज का ही डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि मेजर पोर्ट्स को आर बीइंग ओवरऑल मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, माइनर पोर्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट्स रन करती हैं, ठीक है। ओके, सो लोकेटेड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, ईस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है जी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरीन टर्टल हैबिटेट भी है। 4 फेजेस में इसको कंप्लीट किया जाएगा। फेज 1 ऑपरेशनल होगा 2028 में जाकर, तो 2024 है, तो लाइक 4 इयर्स फ्रॉम नाउ ऑन। अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन। ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे कि टीईयू की फुल फॉर्म क्या है। ये बहुत एक स्टैंडर्ड सा टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज किया जाता है फॉर द कार्गो कैपेसिटी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि लाइक इसमें कितना केजी वेट लेके जा रहे हैं हम, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं इसमें 100 केजी वेट है इस ट्रक में, ठीक है, इसमें 200 केजी है, या इसमें 2 टन है, 4 टन है। वैसे ही ये यह टेक्नोलॉजी, मतलब कह लीजिए टर्म यूज की जाती है इन द जो भी आपका इंटरनेशनल कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से 20, देखो इंपॉर्टेंट क्या है, 2058 तक का टारगेट लेके चल रहे हैं, मतलब अभी से 2058 का। इट्स लाइक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वो ट्रांसशिपमेंट की तरह काम करेगा। ट्रांसशिपमेंट होता है कि जब मान लो बहुत सारे पोर्ट्स, मान लो वेस्ट एशिया से, यूरोप से आ रहे हैं और सिंगापुर या कह लीजिए फर्दर चाइना या कह लीजिए फिलीपींस की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पर रुककर वो रिफ्यूलिंग कर सकेंगे, ठीक है, रेस्ट रिकू कर सकेंगे। जैसे आप मान लो कि हाईवे पे, मैं हमेशा बोलता हूं हाईवे पे आपका एक पेट्रोल पंप है, वहां पर आप रुकते हैं, अपनी गाड़ी में कह लीजिए फ्यूल डलवाते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा वहां पर रेस्ट करते हैं, तो आपके लिए एक वो छोटा सा ट्रिप होता है जहां पर आप थोड़ा रेस्ट एंड रिलीफ ले सकते हैं 10-15 मिनट का। ओके, इंडिया फर्स्ट स्टडी ऑन टील कार्बन, ठीक है जी, फर्स्ट स्टडी ऑन टील कार्बन अंडरटेकन एट कलोदियो नेशनल पार्क, ठीक है जी। टील कार्बन क्या होता है, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, इसको भी इस न्यूज में समझेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं, इंडिया का पहला टील कार्बन स्टडी कलोदियो नेशनल पार्क में होने जा रहा है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, वेटलैंड्स क्या होते हैं, ठीक है, वेटलैंड, इसको आप वैसे थोड़ा सा अगर समझोगे, थोड़ा क्रूड भाषा में अगर हम समझें, वेट और लैंड, गीली जमीन, ठीक है, आर्द्र भूमि, या फिर इसको कहें इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड विच हैज वाटर एज द की एलिमेंट, ठीक है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो पानी के इर्द गिर्द है, ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पानी है, ठीक है जी। ये कुछ भी हो सकता है, ये लेक्स हो सकता है, रेजरवायर हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, मरीन वाटर हो सकता है, ब्रैकिश वाटर हो सकता है। तो ये हर तरीके से जिसमें पानी मेन है, दैट इज द की थिंग। ओके, तो यहां पर जो है कालादो नेशनल पार्क, जो कि आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। टील कार्बन किसको रेफर करता है? ऑर्गेनिक कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स। नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स जैसे कि पीटलैंड्स हैं, मार्शेस हैं, एंड इज वाइटल फॉर सिक्वेस्ट्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड। सिक्वेस्ट्रिंग का मतलब, सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है आपका, उसको कैप्चर करना, दैट इज द सिक्वेस्ट्रेशन। अब ये वेटलैंड्स बहुत क्रूशियल हैं फॉर रेगुलेटिंग द ग्रीन हाउस गैसेस। अल्टीमेटली पेड़ पौधे क्या करते हैं, बहुत सिंपल भाषा में अगर हम समझे, वन ऑफ द बेस्ट, हम कहते हैं पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, तो दैट इज जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैप्चर करते हैं। उस ऑब्वियसली उसके उसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट वन ऑफ द बेसिक बेनिफिट, सिंपली इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट गिव्स ऑक्सीजन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड अदर एनिमल्स। तो ये जो है पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन, अगर हम टील कार्बन को समझें, ये क्या है? ऑर्गेनिक कार्बन है जो कि स्टोर होता है नॉन टाइडल फ्रेश वाटर लैंड्स में। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ब्लू कार्बन। यहां पर मैं अगर बाकी ऑप्शंस देखूं, ठीक है जी, बाकी ऑप्शंस को देखूं, ब्लू कार्बन है, ग्रीन कार्बन है, ब्लैक कार्बन है, ब्राउन कार्बन है, ग्रे कार्बन है, व्हाइट कार्बन है, ठीक है, बहुत सारे टाइप ऑफ कार्बन। आप कहेंगे आज तक तो मेरे को कार्बन ही पता था। चलो, सो कार्बन सिक्वेस्टेड इन ओशियंस, ब्लू है पानी, ठीक है, ओशियंस का ब्लू
ओशियंस का कलर ब्लू, तो वहां से हो गया, ठीक है, कोस्टल इकोसिस्टम में। ग्रीन, कार्बन कैप्चर्ड बाय द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, फॉरेस्ट हो गए, पेड़ पौधे हो गए। पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम इनकम्प्लीट कंबशन, ब्लैक सूट जो होता है, जैसे कई बार आप अगर आप देखेंगे जो धुआं होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का, जो अनबर्न पार्टिकल्स हैं, सो दैट इज ब्लैक कार्बन, ये सबसे खतरनाक है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बहुत ब्लैक कलर क्या करता है, बहुत ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। या डार्क कलर क्या करते हैं, ठीक है, हम एल्बिडो का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें अगर व्हाइट कलर के क्लोथ्स हैं, हल्के रंग के कपड़े हैं, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ब्लैक कलर क्या करता है, डार्क कलर्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल। ओके, ऑर्गेनिक कार्बन फ्रॉम बायोमास बर्निंग, ये भी दिक्कत है। बायोमास बर्निंग कुछ भी आपका वुड हो सकता है, तो ये क्या कहलाता है, वाइल्ड फायर्स, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू बर्निंग। तो ये क्या है, जो बायोमास में कार्बन है उसकी बर्निंग से आपको ब्राउन कार्बन मिलता है। कार्बन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ठीक है, दैट इज द ग्रे कार्बन। फैक्ट्रीज, पावर प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन, ये हो गया आपका ग्रे कार्बन। व्हाइट कार्बन हो गया मीथेन हाइड्रेट स्टोर्ड इन ओशन फ्लोर्स और द परमाफ्रॉस्ट, ठीक है। तो ये इतने टाइप ऑफ कार्बन हैं, ठीक है। तो आज ये भी इंटरेस्टिंग है जो आपको आई थिंक पता लगा, ठीक है जी। तो यहां पर किसके बारे में स्टडी करेंगे, टील कार्बन के बारे में, ठीक है, जो कहां पर आपको मिलता है, नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में, इकोसिस्टम्स में। ओके, नेक्स्ट आपका इंडिया साइज इनिशिएटिव टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्डाइज्ड बॉडी मेजरमेंट्स टेलर्ड टू इंडियन बॉडी टाइप्स। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। देखो, ये कहा जाता है कि अगर आप जब भी कपड़े लेने जाते हैं, जूते लेने जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि वहां पर ना, अगर आप साइज को देखेंगे तो यूएस का ये साइज है, यूके का ये साइज है, ईयू का ये साइज है, मतलब उसमें अलग अलग कह लीजिए कंट्रीज या रीजन के साइज लिखे होते हैं। इंडिया का साइज नहीं लिखा जाता है। अच्छा, क्या होता है कि ये दुनिया भर में स्टडी की गई है। इंडिया 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, हमारा अपना एक टेलर मेड साइज ही नहीं है। और इंडियंस की बॉडी टाइप एक सर्टेन टाइप की है। कई बार आपको बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए मिलेंगे कि यार जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो अच्छे फिट नहीं होते हैं, तो हम तो जी सिलवाते हैं कपड़े, ठीक है, दर्जी से, टेलर से, तो वो ज्यादा अच्छी फिटिंग आती है। क्योंकि जो कपड़े रेडीमेड बने हैं, ठीक है, जो बॉडी टाइप हैं, वो आपका वो इंडियन बॉडी टाइप है ही नहीं, ठीक है। आप ऑब्वियसली इंडिया इज ऑल्सो नॉट अ वन यूनिट, ठीक है। अगर हम बॉडी टाइप्स में देखें उसमें भी बहुत सारी रीजनल वेरिएशंस होंगी, बट द आइडिया इज कि अभी तक जो हम कपड़े पहन रहे थे वो आपको किस बॉडी टाइप में है, वो यूएस में या यूके में, वहां से मेजरमेंट ली गई है। तो अब ये कहा जा रहा है कि हम इंडिजीनियस साइज के जो कपड़े हैं, इंडियन साइज, जिसमें मतलब आप मान के चलो कि फ्यूचर में आपको कपड़ों में जब आप साइज लेंगे तो यूएस, यूके, उसके बाद इंडिया का एक साइज भी मिलेगा, ठीक है, जो इंडियन बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग होगा। सो इंडिया साइज चार्ट क्लोज लाइकली इन 2 to 3 months। यूएस, यूके, ईयू साइजेस आपको अभी तक मिलते थे और यूनिफॉर्म साइजेस थे, ठीक है। मतलब ये बेटर फिट होंगे आपकी बॉडी साइज के अकॉर्डिंग, बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। कंसीडर मेजरमेंट की फॉर स्पोर्ट्स, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, क्लोथिंग, हर एक उसमें आपको इंडियन साइज देखने को मिलेगा। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है, इसका मकसद सिंपल यही है कि इंडिया के टेक्सटाइल्स को बढ़ावा देना, ठीक है जी। चलो, सो इंडियन गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल सेट टू लॉन्च इंडिया साइज इनिशिएटिव टू स्टैंडर्डाइज, टू क्रिएट स्टैंडर्डाइज बॉडी मेजरमेंट्स टेलर टू इंडियन बॉडी टाइप्स। सो ये जो साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये क्या करेगा, एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा, मतलब देश के लोगों का अलग अलग एरियाज का डाटा लेगा, representative sample of Indian population to develop size identification number, mapping, categorize body shapes and sizes, ठीक है जी। तो ये क्या है, जो इनएडुकेसी है करंट यूके और यूके बेस्ड साइजिंग की, यूएस और यूके बेस्ड साइजिंग की फॉर इंडियन बॉडी टाइप्स, उसको चेंज करना। बहुत सिंपल सी चीज है, बट द आइडिया इज कि इससे स्पेसिफिक इंडियन बॉडी टाइप के लिए आपको साइजेस मिलेंगे। 5 years ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है, 5 साल पूरे हो गए हैं। बेसिकली इस मानधन योजना में आइडिया क्या है, एक एश्योर्ड मंथली पेंशन देना। अब ये एश्योर्ड मंथली पेंशन में 18 से 40 साल, ठीक है, ये अटल पेंशन योजना भी है, वैसे कुछ यहां पर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। 18 से 40 साल तक के जो भी किसान हैं वो अपना एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे और उतना ही अमाउंट जो है सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, और 60 साल की उम्र के बाद उनको एक एश्योर्ड मंथली पेंशन जो है यहां पर मिलेगा। सो
launched in 2019, has completed 5 years of providing social security to small and marginal farmers. This voluntary and contributory pension scheme offers eligible farmers a monthly pension of 3,000 after they turn 60. Farmers जिनकी एज 18 टू 40 है, दे कंट्रीब्यूट 55 टू 200 पर मंथ। ठीक है जी। और उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो मान लो 100 रुपया डालते हैं तो 100 रुपये ही सरकार डालेगी और वो उनके अकाउंट में जमा होता जाएगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपका MOS PI डिसॉल्व। अब ये क्या है अभी डिस्कस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन डिसॉल्व। प्रणव सेन लेड SCOS restores NSC as the primary authority on statistics in India। ठीक है जी। यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने डिसॉल्व किया है प्रणब सेन लेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स को, और री इंस्टेट किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन को एज द मेन अथॉरिटी फॉर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज इन इंडिया। स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज, जो भी डाटा कनेक्ट किया जाता है, जिसको आज के समय पर हम कई बार डाटा साइंस के रूप में समझते हैं, डाटा साइंटिस्ट ना कहा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जैक्टली दे आर डूइंग द स्टैटिस्टिक्स थिंग्स। 2005 में स्टैब्लिश हुआ था फॉलोइंग द रंगाराजन कमीशन रिकमेंडेशन। NSC ओवरसीज सर्वे मेथोडोलॉजीज और एजेंसी कोऑर्डिनेशन। भाई सर्वे में सैंपलिंग कैसे होगी और कहां से हम जो डाटा को कलेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें जो है कौन करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये जो है आपका स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, ये क्रिएट किया गया था 2023 में, हैड कॉज्ड एम्बिग्यूटी ओवर द NSC's रोल, और अब जो है कहा गया कि नहीं NSC ही काम करेगी। मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, ओवरलैपिंग हो रहा था। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया सर्व्स एज द कमीशन सेक्रेटरी, और नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है इंडिया का, ये एक ऑटोनमस बॉडी है, फॉर्म्ड ऑन 12 जुलाई 2006। 2005 के बाद जो है रंगाराजन कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ये लाया गया। नेक्स्ट आपका इंडिया टू होस्ट सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ये पहली हुई थी चाइना में। ठीक है, अभी सेकंड होने जा रही है भारत में। ठीक है, सितंबर 11 एंड 12। 250 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 41 कंट्रीज एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट। अब ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन, 2-3 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं, एम्स टू एलिवेट द सिविल एविएशन सेक्टर इन द एशिया पैसिफिक रीजन। फोकस किस पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, मार्केट गैप्स पे, सस्टेनेबिलिटी पे, वर्कफोर्स शॉर्टेज पे, एयर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड नेट जीरो। देखो इंडिया में सिविल एविएशन सेक्टर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम देखें, इससे ज्यादा फास्ट कोई ग्रो नहीं कर रहा है। आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, यू विल हार्डली एनी पर्सन हियरिंग कि भाई वो बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं। आज के समय पर बाय एयर ट्रेवल मिडिल क्लास में काफी कॉमन हो चुका है। तो ये बहुत ग्रो कर रहा है। मतलब आपको टीयर 2 सिटीज में, टीयर 3 सिटीज में भी सुनने में आ रहा है कि जी हाँ एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं। सो उस चीज के लिहाज में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केट गैप्स, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्कफोर्स शॉर्टेज, एयरफोर्स, एयर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, नेट जीरो। So India is the world's fastest growing aviation market, expected to account for over 40% of the global air traffic in the Asia Pacific region by 2035। ठीक है जी। एंड जो है ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इसमें बायलैटरल मीटिंग होगी अलग अलग देशों के साथ। ठीक है जी। चलिए, गवर्नमेंट टू लॉन्च पेयर प्रोग्राम टू बूस्ट रिसर्च एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये भी एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। पेयर, पेयर से क्या है, दो। देखो, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जिसमें रिसर्च बहुत अच्छे लेवल पे होती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूशन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम IITs की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात करें, और एक तरफ छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें रिसर्च पे उतना फोकस नहीं है या उतनी फंडिंग नहीं है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो एक बड़ा इंस्टीट्यूट एक छोटे इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर रिसर्च को वहां पर फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, तो एक बड़ा इंस्टीट्यूट एक तरीके से छोटे इंस्टीट्यूट को हेल्प देगा, रिसोर्सेज देगा, लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। ये है आपका पेयर प्रोग्राम। ठीक है जी। सो पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, तो फुल फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च। रिसर्च कैपेबिलिटीज को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बढ़ाना। इसमें टॉप टियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो हैं उन इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक किए जाएंगे जिनमें लिमिटेड रिसर्च कैपेसिटी है, फॉस्टरिंग कोलैबोरेटिव मेंटरशिप एनवायरनमेंट। ठीक है जी। चलिए, सो इसमें नाम दिया गया टर्निंग आउट इनॉग्रल बोर्ड मीटिंग ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन।
यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स हेल्थ कवर फॉर ऑल एज 70 एंड अबव, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, ये आप मान के चलिए कि सरकार के 100 दिन पूरे होने में जो फर्स्ट 100 डेज थे, उनमें एक बहुत बड़ा ये कह लीजिए इनिशिएटिव था जो सरकार ने इलेक्शन से पहले, जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, उसने ये बात कही थी कि 70 साल से ऊपर सबको जो है हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल। अगर हम आयुष्मान योजना की बात करें तो वो बॉटम अराउंड 40% पॉपुलेशन को जो है देने के लिए, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज देने के लिए बात करता है। इनिशिएटिव विल बेनिफिट अराउंड, अब यहां पर कहा गया कि जो सीनियर सिटीजन हैं, 70 प्लस एज है, उन सबको ये हेल्थ फैसिलिटीज दिए जाएंगे। इसके तहत 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। सो जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल सीनियर सिटीजन्स एज 70 एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ द इनकम। सो इट विल बेनिफिट अराउंड 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट मिलेगा विद 5 लाख पर ईयर इन हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली। एलिजिबल जो सीनियर्स हैं विल रिसीव अ स्पेशल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड फॉर इजी एक्सेस टू बेनिफिट्स। ठीक है जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए इनिशिएटिव है जो सरकार के द्वारा लिया गया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी मेजर है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द families, around 85% of the rural families and 60% of the urban families have been identified, और अभी तक 5 लाख पर फैमिली, 10.7 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज आर इंटाइटल्ड एज पर द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, नो कैप ऑन फैमिली साइज और एज। ठीक है, ये एक इन जनरल प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात कर रहा है। अब 70 प्लस जितने भी सिटीजन हैं, तो ये आपके भी आसपास में कह लीजिए फैमिली में जो भी 70 प्लस हैं, उनके लिए डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी स्कीम है एंड दे ऑल शुड एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम क्राइटेरिया, और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें इंपैनल्ड हैं। ठीक है जी, तो ये आपका लार्जेस्ट पब्लिक फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस है, 5 लाख का पर फैमिली एनुअली। सेकेंडरी और टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन कवर करता है, जिसमें सर्जरी, सारी चीजें, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉस्ट रिलेटेड टू द मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, सारी चीजें जो है कवर होती हैं। इवन इस स्कीम में 3 दिन अप टू 3 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर होता है। मान लो आप गए और उसमें डॉक्टर ने कहा कि आपको ये टेस्ट करने हैं, टेस्ट के बाद ही पता लगा कि अब एडमिट करना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें भी इनकाउंट होंगी। ठीक है, उसका भी खर्चा जो है कवर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका कैबिनेट अप्रूव्स 2000 करोड़ मिशन मौसम, नाम से क्लियर है मिशन मौसम। ठीक है जी, आइडिया क्या है मिशन मौसम का? ठीक है, वेदर रिलेटेड एक्टिविटीज को में रिसर्च करना और करेक्ट वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पाना। सो इनहैंस इंडियाज एबिलिटी टू मैनेज एक्सट्रीम वेदर एंड क्लाइमेट चैलेंजेस थ्रू एडवांस्ड रिसर्च एंड इंप्रूव्ड क्लाइमेट साइंस कैपेबिलिटीज। ठीक है जी, सो ये 2 साल का इनिशिएटिव है विद अ बजट ऑफ 2000 करोड़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अब ये किन किन सेक्टर्स को बेनिफिट करेगा? ऑब्वियसली ओवरऑल पॉपुलेशन को तो बेनिफिट करेगा ही, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिफेंस, एविएशन, वाटर रिसोर्सेज, पावर, टूरिज्म, हेल्थ, सबको जो है ये इन सेक्टर्स को इंपैक्ट करेगा। और इसमें एटमॉस्फेरिक साइंसेस, वेदर सर्वेलियंस, फोरकास्टिंग, मॉडलिंग, इस पे फोकस किया जाएगा। Government is planning to implement a global navigation satellite system based toll collection system। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखो आज के समय पर हम कैसे जाते हैं, हम जब हाईवे पे जाते हैं तो बहुत सारे टोल सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आजकल हमने RFID टैग्स लगा रखे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, तो उसमें वो रीड करता है। बट उसके बावजूद पहले क्या होता था, मैनुअली पैसे दिए जाते थे, फिर पैसे आते थे, ह्यूज, आपको वहां पर वेट करना पड़ता था। फिर आपका RFID टैग्स आए, उसमें भी अभी भी वेट है। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मान लो आप टोल दिया, आपने मान लो 200 रुपया टोल दिया, ठीक है, बट आपने टोल से आगे सिर्फ 25-30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक ही जाना था। वो हाईवे मान लो 150 किलोमीटर था, पर आपने 50 किलोमीटर ही जाना था, तो आपको 200 रुपए देने पड़े। और जो 150 किलोमीटर जा रहा है पूरा हाईवे, उस पर जो है डेस्टिनेशन पर जा रहा है, उसको भी 200 रुपए देना है। तो कहीं ना कहीं एक अनफेयरनेस थी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, आपका ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, मतलब सीधा सैटेलाइट, जैसे आप हाईवे पे पहुंचे, वहां से लेके जितने किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे,
उतना ही आपको टोल देना होगा, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट, वो जो टोल है जिसमें आपको रुकना पड़ता है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। अभी ये कुछ पायलट प्रोजेक्ट होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सब जगह ये होने जा रहा है, बट अगर वो सक्सेसफुल रहता है धीरे धीरे बाकी जगह भी इसको लाया जाएगा। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि जो वेट है हाईवे पे वो कम हो। अच्छा, वेट कम होने से और क्या बेनिफिट है? एक तो टाइम का बेनिफिट है, दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है फ्यूल का सेव। ठीक है, ये देखा गया है कि जब आप किसी टोल को हटाते हैं या एक पर्टिकुलर टोल पे, जो बड़े टोल हैं इंडिया में, उसमें लाइक थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स कह लीजिए फ्यूल जो है अननेसेसरली बर्न होता है, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है, गाड़ी ऑन है, तो ये सारा फ्यूल सेव भी होगा। फ्यूल सेव होगा, बहुत सारा तेल ऑयल जो है हम इंपोर्ट करते हैं वो पैसा बचेगा। अब आपको लग रहा है कि अच्छा कितना ही होगा, अब आप पूरे इंडिया के लेवल पर उसको जाके सोचिए, ठीक है, और उसको डेली और फिर उसको एनुअल बेसिस पे सोचिए। और इससे बड़ा बेनिफिट, जो इतनी सारी कार्बन एमिशंस हो रही हैं, वो गाड़ी चल रही है वहां पर, ठीक है, पेट्रोल डीजल बर्न हो रहा है, उससे आपका वो वाला कॉस्ट भी सेव होगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी है उसका। तो एक आपका इंपोर्ट बिल बचेगा या कम होगा, ठीक है, आपका इन्वायरमेंटल कॉस्ट है इसमें, टाइम की सेविंग है और टेक्नोलॉजी है, और जितना रैशनल पेमेंट है, जितना आप ट्रेवल करेंगे उतना ही आप पेमेंट देंगे, ठीक है। तो ये कुछ उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। देखो ये सारी चीजें ना, जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, खासकर सीएपीएफ पेपर 2 के लिए या फिर लेक्चरेट के लिए या इंटरव्यू के लिए, तो ये सारे एस्पेक्ट्स आने चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी चीज के बारे में इतना कॉम्प्रिहेंसिवली सोच पा रहे हैं, उसके सारे एस्पेक्ट्स को सोच पा रहे हैं, तो आपका आंसर में ना एक अलग तरीके की, मतलब कह लेना, वेटेज आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। सो जो फास्ट टैग सिस्टम है, विल चार्ज फेज बेस्ड ऑन द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। जैसे कि फास्ट टैग में ऐसा नहीं होता है, फास्ट टैग में तो वो पैसे, ठीक है, उतने काट लेता है वो, आप कितना भी जाएं उसमें। आप मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज अमेंडेड द नेशनल हाईवेज पी रूल्स टू अकोमोडेट दिस सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ डेडिकेटेड जीएनएसएस लेन्स। ओके, नेक्स्ट आपका पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम टू फ्री नेशन फ्रॉम द कॉलोनियल इम्प्रिंट्स, ठीक है जी। सो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम रखा गया है श्री विजयपुरम। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पोर्ट ब्लेयर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पोर्ट ब्लेयर जो है, या कह लीजिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आजाद हिंद फौज, तो हमारे इंडिपेंडेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में लिखा गया है, जिसमें नेताजी का बहुत बड़ा रोल था। तो श्री विजय उस नाम से। अच्छा, अब पोर्ट ब्लेयर, ये ब्लेयर कौन था, ठीक है जी, इसको भी देख लेते हैं। सो इट इज नेम्ड आफ्टर द कैप्टन आर्किबाल्ड ब्लेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आज भी हम उस कॉलोनियल लेगेसी को 75 साल बाद भी उसको लेके चल रहे थे। रिसेंटली हमने देखा कि और भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार के जिनका नाम बदला गया था, ठीक है। सो वेयर द नेशन, वेयर द नेम श्री विजयपुरम रिप्रेजेंट्स द विक्ट्री ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल एंड द यूनिक रोल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स इन इट, ठीक है जी। तो यहां पर अगर आप देखोगे रॉस आइलैंड, ठीक है, मैंने आपको इसको याद भी कराया था कि रॉस आइलैंड को बॉस आइलैंड कर दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था नीला, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो नीले खून वाले नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब कौन चाहिए, ठीक है। सो इट इज द शहीद द्वीप, जो नीले खून वाले हैं वो आगे ना आए, जो शहीद हो सकते हैं, अपना खून, अपना बलिदान दे सकते हैं, वो आगे आए, ठीक है, शहीद द्वीप। और हैवलॉक, ठीक है, हैवलॉक को मैंने याद कराया था, हैव टू अनलॉक, अगर आपको स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, यू हैव टू अनलॉक योर इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। वैसे भी मतलब उस समय पर भी, आज के समय पर भी, ठीक है, इफ यू वांट टू हैव स्वराज, ठीक है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, यू हैव टू अनलॉक योर इनर स्ट्रेंथ। चलिए आगे चलते हैं स्टेट न्यूज में। स्टेट न्यूज में पहली न्यूज है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो एशियन किंग वल्चर जो है, ये आपका सेंटर खोला गया है कहां पर, उत्तर प्रदेश में। सो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, जिसका नाम रखा गया है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। जटायु, अगर आपने रामायण के बारे में पढ़ा है, सुना है, देखा है, तो डेफिनेटली जटायु का जो रोल है वो आपने डेफिनेटली देखा है। जब कहा जाता है ना कि माता सीता को रावण उठा के लेके जा रहा था,
तब जटायु ही था जो उसने रावण को रोकने की कोशिश की थी। ठीक है, सो जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन द भैरवासी कैंपे कैंपेरगंज रेंज ऑफ गोरखपुर फॉरेस्ट डिवीजन। ठीक है जी, और सेंटर एम्स टू रिलीज 40 पेयर्स ऑफ वल्चर्स ओवर द नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स। अब देखो वल्चर्स के बारे में अगर हम देखें तो एक ड्रग, ठीक है जी, एक ड्रग है जिसका नाम है डिक्लोफिनैक। ठीक है, डिक्लोफिनैक की वजह से मोर देन 97% ऑफ वल्चर्स हैव बीन एलिमिनेटेड। ठीक है, दैट कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग इन देयर बॉडी एंड दैट लेड टू द एलिमिनेशन ऑफ द वल्चर्स। ठीक है जी, और पूरे इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वल्चर्स। ठीक है, इट हाउसेस 6 किंग वल्चर्स, 1 मेल एंड 5 फीमेल्स। किंग वल्चर विद साइंटिफिक नेम सैक्रो गाइपस काल्वस, प्राइमरली फाउंड इन नॉर्दर्न इंडिया, लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकल थ्रेटेंड कैटेगरी में, ठीक है जी, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, आपका 3 कैटेगरीज आती हैं। IUCN क्या है? एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है, जो कि रेड डाटा लिस्ट या रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। ठीक है जी, चलिए आगे आता है आपका इंटरनेशनल न्यूज। सो पहला है ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2024 हेल्ड इन रशिया। तो ये आपकी ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहां पर हुई? रशिया में हुई। नाम से क्लियर है, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, सो मीटिंग अंडर द रशियन प्रेसिडेंसी टुक प्लेस इन सोची, रशिया। सोची में कुछ साल पहले विंटर ओलंपिक्स हुए थे, इफ यू रिमेंबर। ओके, डिस्कशंस फोकस्ड ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्ट्रेटजीज। देखो आज के समय पर ना दुनिया भर में बहुत बड़ी टेंशन है, चर्चा है, थॉट प्रोसेस है एआई को लेकर कि एआई आ रहा है, आ चुका है, आ क्या रहा है, और बहुत सारी जॉब्स एलिमिनेट हो रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जॉब जो है ले ऑफ कर रही हैं। तो उस सेंस में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए? सो वोकेशनल गाइडेंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, सेफ वर्किंग कंडीशन, सोशल सपोर्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करना। ब्रिक्स कंप्राइजिंग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैज एक्सपेंडेड दिस ईयर विद इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई। तो इसको ऐसे याद रखो, ईरान और यूएई, ठीक है, वेस्ट एशिया में मोटा मोटा, और इजिप्ट और इथोपिया, ठीक है, अफ्रीका में। ठीक है जी, ज्वाइनिंग एज फुल मेंबर्स। जो ब्रिक्स टर्म है वो इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने 2001 में दी थी। ठीक है, उसमें मतलब एक ब्रिक बोला था, खैर ब्रिक्स नहीं था उस समय पर, ब्रिक था। उसने बोला था कि ये 4 देश ना, ये ऐसे हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये ऐसे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर दो फ्यूचर के लिए। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये हैं जो सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे। फिर इन्होंने एक ग्रुपिंग बना ली, फिर साउथ अफ्रीका को ऐड किया, फिर अब धीरे धीरे इसको एक्सपैंड किया। अब अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है, एक ऑल्टरनेटिव जो अमेरिकन लेड ग्रुप्स हैं उनको चैलेंज करता है सीधा सीधा, क्योंकि जहां पर रशिया, इंडिया और चाइना आ गए, वो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है, पॉपुलेशन वाइज, इकोनॉमी वाइज। ठीक है, इमर्जिंग मार्केट्स, इमर्जिंग इकोनॉमीज के कंटेक्स्ट में, और उसमें ब्राजील भी है। ठीक है, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इंडिया एंड यूएई साइन लैंडमार्क सिविल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट। तो इंडिया और यूएई ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एक समझौता किया है, जिसमें इंडिया की न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूएई की बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है जी, और कई सारे और भी एग्रीमेंट साइन किए गए, जिसमें कि आपका अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्ग टर्म सप्लाई ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी प्रोवाइड करेगा। तो देखो ये आइडिया क्या है इंडिया का? इंडिया का आइडिया बहुत क्लियर है कि हम अपनी एनर्जी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। दूसरा, धीरे धीरे हम जो ऑयल पर, क्रूड ऑयल पर हमारी डिपेंडेंस है, वो धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। ठीक है जी, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व्स। ठीक है, यहां पर इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक, देखो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जैसे जिसको हम रिजर्व फंड के रूप में कह सकते हैं। इमरजेंसी फंड कहा जाता है ना, कि आपके पास भी एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए 6 महीने का, साल का, जो तब काम आएगा जब मान लो कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें कि आपके पास और कुछ ना बचे, देन यू यूज दैट फंड। तो वैसे ही है स्ट्रेटेजिक रिजर्व। ठीक है जी, प्रोडक्शन कंसेशन एग्रीमेंट, ऊर्जा भारत एंड ADNOC, दैट इज द अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी साइंड अ डील फॉर अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1। तो प्रोडक्शन में भी इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। फूड पार्क्स डेवलपमेंट, हम I2U2 का भी पार्ट है। I2U2 क्या है? इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। ठीक है, तो यहां पर एक MOU साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और अबू धाबी डेवलपमेंट होल्डिंग कंपनी के द्वारा, जिसमें फूड पार्क्स डेवलप किए जाएंगे इंडिया में। ठीक है, खासकर कहें तो गुजरात में।
विच इंक्लूड्स यूएस एंड इजराइल ऑल्सो। ठीक है, ये I2U2 का ग्रुप है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में। I2U2 में कौन कौन से कंट्रीज हैं? इंडिया और यूएई ने, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, फूड एनर्जी पे डिस्कशन किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजों पर डिस्कशन किया गया? इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जनरल असेंबली, ठीक है जी, तो इंडिया ने जो है होस्ट किया कोऑपरेटिव अलायंस जनरल असेंबली। क्या है ये? देखो, कोऑपरेटिव्स को लेकर, ठीक है, जैसे हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, जिसमें हमने आर्टिकल 19 में बदलाव किया। ठीक है, आर्टिकल 19 में कॉपरेटिव्स, ठीक है, जिसमें कहा गया कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कॉपरेटिव्स, और उसके अलावा 43B ऐड किया गया है। तो ये क्या है आपका? कॉपरेटिव्स। कॉपरेटिव्स बेसिकली कहा जाता है कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, इसका एक मिडल पाथ है। ठीक है, इसका मिडल पाथ है और बेस्ट ऑफ बोथ वर्जन्स लेकर आता है। ठीक है, जैसे कैपिटलिस्ट में एक ही ओनर है, बाकी सारे वर्कर्स हैं, इसमें जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है सब ओनर्स हैं, एक तरीके से कलेक्टिव ओनरशिप है। और सोशलिज्म की तरह सरकार का ओवर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो है, इसलिए सरकार जो है इसको काफी ज्यादा प्रमोट करती है। और इंडिया विल होस्ट इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस जनरल असेंबली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर एट भारत मंडपम। थीम क्या है? कॉपरेटिव्स बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। ठीक है, अलाइंस विद प्राइम मिनिस्टर मोदी विजन ऑफ सहकार से समृद्धि। इंडिया में बहुत सारे कॉपरेटिव्स हैं जो काफी सक्सेसफुल रहे। बेस्ट एग्जांपल इसमें कह लीजिए, सबसे बड़ा एग्जांपल अमूल का दिया जाता है, वेरी सक्सेसफुल कॉपरेटिव। ठीक है, जो कि नॉट जस्ट इंडियन ब्रांड, दैट्स अ ग्लोबल ब्रांड नाउ। Event will also mark the launch of United Nations International Year of Cooperatives with a commemorative stamp. 1/4 of the world cooperatives will further strengthen its cooperative movement. दुनिया के 1/4 कॉपरेटिव्स इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं। नेपाल बिकेम द 101st मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और फ्रांस के इनिशिएटिव्स के द्वारा शुरू किया गया था 2015 में। जो भी कंट्रीज ट्रॉपिकल उसमें आते हैं, मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, बाद में इस कह लीजिए कंडीशन को रिलैक्स कर दिया गया। कहा गया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि आप ट्रॉपिकल कंट्रीज में ही आए, अगर आप कह लीजिए उसके बाहर भी हैं तो भी आप इसके मेंबर बन सकते हैं। आइडिया इज वेरी क्लियर, जहां पर सोलर एनर्जी ज्यादा है उन पे जो है वो देश साथ में आए, वहां पर सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए। द आइडिया इज वेरी क्लियर, क्लीन फ्यूल है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल है, और जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे कम होगी, कार्बन एमिशंस कम होंगे, क्लाइमेट चेंज, ये सारे इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडिया में गुरुग्राम में, गुड़गांव, जिसको गुड़गांव बोलते थे, आज के हम गुरुग्राम बोलते हैं, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर रीजन में आता है। ठीक है जी, तो यहां पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन नेपाल को दिया गया 2015 में, हेडक्वार्टर यहां पर है। और रिसेंटली पैराग्वे, साउथ अमेरिका में जो है, वो इसका 100th फुल मेंबर बना है। वन सन वन वर्ल्ड, ठीक है, और वन ग्रिड इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये जो है आइडिया यहां पर लाया गया था। नेक्स्ट आपका स्विट्जरलैंड क्राउन्ड एज बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, तो एक कह लीजिए एक रिपोर्ट आई है, स्विट्जरलैंड हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये कह लीजिए इंटरनेशनल या यूएस का एक सर्वे है। बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024, जिसमें 17,000 से ज्यादा लोगों का ओपिनियन लिया गया है, एवेलुएटिंग कंट्रीज ऑन पावर, बिजनेस, ओपननेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस, एडवेंचर, एजिलिटी, हेरिटेज, एंटरप्रेन्योरशिप, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन सारी चीजों पर रैंक किया गया। स्विट्जरलैंड जो है टॉप पोजीशन पे है सिंस 2017। रैंकिंग इंक्लूड्स 15 यूरोपियन कंट्रीज, 4 फ्रॉम ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, 2 फ्रॉम द मिडल ईस्ट, 2 फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका, ओशियानिया इन द टॉप 25। यूएस जो है वो 3rd प्लेस पे है, इंप्रूव्ड इट्स पोजीशन टू 3rd प्लेस। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग नहीं थी इसमें। ठीक है, मैक्सिको सेनेट पासेस कंट्रोवर्शियल जुडिशियल रिफॉर्म बिल, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स आए, मतलब लगभग सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया। आप ये सोच के चलिए कि अभी तक आप पॉलिटिशियंस को चुनते थे, वोट करते थे, अब आप जजेस को चुनेंगे, ये हम नहीं चुन रहे, मैक्सिको में ऐसे होने जा रहा है। मैक्सिको सेनेट ने एक बिल पास किया है जिसको लेकर वहां पर भी काफी कंट्रोवर्सी रही, ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी में। रूलिंग पार्टी इसको पास करने में कामयाब रही है। अब लोगों से भी पूछा जाएगा। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग है। मेक्सिको इज सेड टू बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट।
प्रीवियसली जजेस फॉर द टॉप कोर्ट वर अफर्म्ड बाय द सेनेट, ठीक है, फ्रॉम अ शॉर्ट लिस्ट सबमिटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो सेनेट जो है अप्रूव करता है, ये सेम चीज आपको यूएस में भी मिलता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें जजेस ही जजेस को सिलेक्ट करते हैं, स्पेशली फॉर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, जिसमें कोलिजियम सिस्टम है और जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है। द सेनेट वेयर लोपेज ओब्राडोर रूलिंग मोरेना पार्टी अलाइज हैव मेजॉरिटी, उन्होंने इसको पास कराया। ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिको पहला कंट्री होने जा रहा है जहां पर लोग जजेस को सिलेक्ट करने के लिए वोट करेंगे, ठीक है जी। थर्ड एडिशन ऑफ इंडस एक्स समिट कंक्लूड्स इन कैलिफोर्निया। तो इंडस एक्स, ठीक है, सो इंडिया और यूएस, इसको ध्यान से पढ़ना, वैसे तो इंडस इज इंडस रिवर ऑल्सो, पर इंडिया और यूएस, ठीक है, इंडिया और यूएस, तो ये समिट है आपका इंडिया और यूएस के बीच में। मकसद क्या है? डिफेंस इनोवेशन को बढ़ावा देना, ठीक है, डेवलपिंग अ जॉइंट डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम बिटवीन इंडिया एंड यूएस। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। मकसद क्या है? एमओयू बिटवीन इंडियाज इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स एंड यूएस डिफेंस इनोवेशन यूनिट। मकसद अगेन कॉपरेशन इन डिफेंस। भारत पिछले कई सालों से ये बात कह रहा है कि भाई डिफेंस प्रोडक्शन, हम डिफेंस इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं, अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं और इंडिया में डिफेंस प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत का नाम दे रहे हैं, ठीक है। डिफेंस कोलैबोरेशन, फैसिलिटेट पार्टनरशिप इन इंडिया, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। इंडिया पार्टिसिपेट्स इन ब्रिक्स लिटरेचर फोरम इन रशिया। तो ब्रिक्स लिटरेचर फोरम में रशिया में हुआ, सो कमेंस्ड इन कजान रशिया, फीचरिंग रिनोन्ड राइटर्स, पोएट्स, फिलोसफर्स, आर्टिस्ट, सब ये यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। फोरम वाज इनॉग्रेटेड बाय इल्सुर मचिन, मेयर ऑफ कजान, अंडर द थीम वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी। अब ये देखो थोड़ा सा ना, ब्रिक्स का आप आइडिया समझो। ब्रिक्स ना हमेशा से ये कहता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, दैट इज वेरी मच डोमिनेट, वेरी मच क्या मतलब कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय यूएस, इट हैज टू बी शिफ्टेड, ठीक है। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेमोक्रेटाइज होने की जरूरत है, जो लिटरेचर है, जो नरेटिव है, ठीक है, जो चलाया जाता है कि ये हो रहा है, ये सही, ये गलत, ये सारा वेस्ट के द्वारा है, ये ज्यादा यूएस तय करता है। तो ये बाकी देशों की भी सेफ होनी चाहिए। सो डायलॉग ऑफ ट्रेडिशनल नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल वैल्यूज क्या हैं, वहां के कल्चर्स क्या हैं, उनको भी इंपॉर्टेंस दी जाए। इट प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज। लिटरेचर का रोल क्या है इन ब्रिजिंग द कल्चर्स, और सोशल हार्मनी, अलग अलग रिलीजन्स के बीच में लेकर आना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमी न्यूज, शुरुआत करते हैं आगे। इंडिया सरपासेस चाइना इन एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। क्या है ये एमएससीआई और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स? मोटा मोटा तो आपको ये समझ आ रहा है इसमें से कि इंडिया ने जो है चाइना को किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में पीछे छोड़ दिया है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स मतलब इमर्जिंग मार्केट्स में सबसे ज्यादा पोटेंशियल अगर आज के समय पर किसी मार्केट में है, दैट इज द इंडिया, ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं। इंडिया सरपास इन द एमएससीआई क्या है? मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकमिंग द लार्जेस्ट कंट्री बाय वेट। और चाइना जो है रिमेन्स द लीडर इन एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट स्टैंडर्ड इंडेक्स। बट कहते हैं ना पोटेंशियल किसमें है? देखो पिछले 4-5 साल में चाइना की इकोनॉमी टेल स्पिन में चल रही है, सिंपल भाषा में समझे, स्लो डाउन में चल रही है। अच्छा, चाइना की पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो तो डिक्लाइनिंग था ही, अब ओवरऑल पॉपुलेशन भी डिक्लाइन में हो गई है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जैसे इंडिया में भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब डिक्लाइनिंग में आ चुका है, ठीक है। अगर इसको एग्जांपल से समझो कि 2001 से लेकर 11 और 2011 से लेकर 21, 2021 में सेंसस हुआ नहीं, बट अगर एस्टिमेट देखें तो जितनी पॉपुलेशन हमने यहां पर ऐड करी है परसेंटेज वाइज, 2011 से 21 में परसेंटेज वाइज कम पॉपुलेशन ऐड हुई है। पीपल आर हैविंग लेस बेबीज, जो फर्टिलिटी रेशियो है वो कम हुआ है। तो इंडिया में भी ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ गया है, बट क्योंकि हमारा बेस ऑलरेडी इतना बड़ा है यंग पॉपुलेशन का, हमारी पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, जो कि एक एस्टिमेट है कि अभी हम 145 करोड़ में हैं, 170 करोड़ पर जाकर पीक करेंगे, 165 से 170 करोड़, अलग अलग एस्टिमेट्स, मोटा मोटा 20 से 25 करोड़ लोग अभी और ऐड होने हमारी इंडिया पॉपुलेशन में, ठीक है। कहां ऐड होंगे वो आई डोंट नो, बट होंगे ऐड, ये एस्टिमेट्स कहते हैं। चाइना की पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइन में जाना शुरू हो चुकी है।
नेट डिक्लाइन में आना शुरू हो चुकी है। ठीक है, और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत स्लो हो गई है। ये भी कहा जा रहा है कि जो चाइना ने 10, 11, 12% की ग्रोथ रेट देखी है, वो अगले 5 से 10 सालों में हो सकता है 2 से 3% ही रह जाए। अब इंडिया जो है, जो कि ऑलरेडी 7, लास्ट ईयर हमने 8.2% भी देखा, 7 to 8% के बीच में ग्रो कर रहा है, वो एक ब्राइट स्पॉट है दुनिया की इकोनॉमी। तो वही इस चीज में इसमें कहा गया है। ठीक है, लार्ज मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स की अगर हम बात कर रहे हैं 24 इमर्जिंग मार्केट्स में, पिछले इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है नॉमिनल टर्म्स में। ठीक है, नॉमिनल टर्म्स में। अच्छा, परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स में ऑलरेडी हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और पिछले कई सालों से है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। ठीक है, सो इंडिया की स्टॉक मार्केट पिछले 3 सालों में 46% ग्रो करी है। इट्स अ ह्यूज, ठीक है, दुनिया भर में, आउट परफॉर्मिंग द ग्लोबल इक्विटीज एंड इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स। ओके, आईएमएफ ने अपग्रेड किया है इंडिया की फाइनेंशियल जो है जीडीपी, मतलब जो कह लीजिए फाइनेंशियल ग्रोथ को, या कह लीजिए जीडीपी ग्रोथ रेट को 24-25 में टू 7%। ठीक है, जो कि पहले 6.6% उन्होंने कहा था, अब बढ़ाकर उन्होंने 7% कर दिया है। क्यों कर दिया है? उन्होंने कहा कि इंडिया में प्राइवेट कंजम्पशन बहुत अच्छा चल रहा है, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी हो रही है, और सॉरी, और उन्होंने ये भी कहा सॉरी उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने जो टारगेट रखा है 2030 तक का $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स का, ठीक है, दैट इज $1,000 बिलियन के एक्सपोर्ट्स का, वो काफी एम्बिशियस टारगेट है, और उसके लिए इंडिया को डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन मतलब और सेक्टर्स में अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिस इज द आइडिया ओवर हियर। नेक्स्ट आपका अल्जीरिया जॉइंस ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। अल्जीरिया एक आपका देश है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया। देखो, ब्रिक्स ना हमेशा से ये कहता है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है, जो कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम देखते हैं। वर्ल्ड बैंक का जो भी चीफ रहा है अभी पिछले 75 सालों में, लगभग 80 सालों में, वो हमेशा अमेरिकन रहा है। ठीक है, अमेरिकन सिटीजन रहा है। अभी आप कहेंगे अच्छा नहीं, रिसेंटली तो हमने अजय बांगा जी देखे, वो तो इंडियन सिटीजन है। वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो अमेरिकन सिटीजन है। ठीक है, ही इज नाउ एन अमेरिकन सिटीजन। तो अमेरिकन सिटीजन ही, और वो भी पहली बार एक इंडो अमेरिकन बने हैं। ठीक है, अमेरिकन इंडियन कह लीजिए, वो पहली बार कोई हेड बने हैं। और आईएमएफ का चीफ हमेशा यूरोप से रहेगा। ठीक है, यूरोप से रहेगा आज तक भी। तो कहीं ना कहीं इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में अमेरिका की और यूरोप की पकड़ है। ठीक है, तो वेस्ट ही जो है इसको रूल करता आया है। अब कहीं ना कहीं ब्रिक्स जो है इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू इसको भी डाइवर्सिफाई या इसको डेमोक्रेटाइज करना चाहता है कि वेस्ट की डोमिनेंस ना हो। तो इसमें अल्जीरिया ऐड हुआ है। इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है आज के समय पर न्यू डेवलपमेंट बैंक को जो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी, दिल्मा राइजॉफ। ठीक है, वो इसको हेड करती हैं। ओके, सो अनाउंस्ड बाय द दिस अल्जीरिया मेंबर बन गया एनडीबी चीफ दिल्मा राइजॉफ ड्यूरिंग अ मीटिंग इन केप टाउन साउथ अफ्रीका। एनडीबी established in 2015 by the BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa, aims to provide alternative to financial institutions like World Bank and IMF by mobilizing resources for projects in emerging market and developing countries। उनका हमेशा ये कहना रहा है कि देखो, जिसके पास पैसा है ना, वो फिर वो अर्थशास्त्र में जैसे चाणक्य कहते हैं, द ही हु कंट्रोल्स द मनी कंट्रोल्स एवरीथिंग। क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, किसको पैसा देना है, कब देना है, कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, ये कंट्रोल जो है अमेरिका करता रहा है। और इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो हमेशा एट द मर्सी ऑफ वेस्टर्न नेशंस रही हैं। तो वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बैंक हैज सेवरल न्यू मेंबर्स, इजिप्ट, यूएई, ठीक है, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये नए मेंबर्स इसमें ऐड हुए हैं। ओके, ये रहा आपका अल्जीरिया। ठीक है, ये अल्जीयर्स इसकी कैपिटल है, और इसमें आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी मिलता है, नॉर्थ अफ्रीका में आता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका रैंक एंड इंडिसेस। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन लॉन्च्ड एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो यहां पर क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन ने लॉन्च किया है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज को, जैसे हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं। ठीक है,
फ्यूचर ऑप्शन एक्सचेंज की बात करते हैं, गोल्ड एक्सचेंज, बहुत सारे एक्सचेंज है, वैसे ही एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। द आइडिया इज वेरी क्लियर, नाम से क्लियर है कि एयर क्वालिटी पे फोकस कर रहा, खासकर अफ्रीका के नेशंस में, एशिया के नेशंस में, भारत में, जो कि कह लीजिए अब अगर हम साउथ एशिया की बात करें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, एयर क्वालिटी वाइज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मिलती हैं, जो ये साउथ एशिया का रीजन है। इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो क्या टूल्स होने चाहिए, क्या रिसर्च है, क्या टेक्निक्स हैं एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए, इन सब की कह लीजिए आइडियाज, इन सब की नॉलेज जो है इनको दी जाएगी। To provide updated air quality management tools aligned with WHO guidelines, UN resolution for greater regional cooperation। तो ये किस लिए किया गया है कि यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास हुआ कि जो है ग्रेटर रेजोल्यूशन होना चाहिए, AQMX एड्रेसेस कैपेसिटी गैप्स, ऑफर्स क्यूरेटेड गाइडेंस ऑन की एयर क्वालिटी थीम्स। 2012 में ये शुरू हुआ था, यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इट्स अ वॉलंटरी पार्टनरशिप ऑफ 160 गवर्नमेंट्स, इंटरगवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो एक ग्लोबल इनिशिएटिव है बाय द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन। देखो अल्टीमेटली मकसद बहुत सिंपल है कि एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना, और सितंबर का मंथ है, अभी ऑलरेडी शुरू हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स की बातें। अक्टूबर के एंड में जाते जाते न्यूज़पेपर में हर दिन रोज में फ्रंट पेज पे आपको एक खबर मिलेगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में इतना हो गया है, नॉर्थ इंडिया की अलग अलग सिटीज का डाटा आएगा, और ये 2-3 महीने तक चलता रहेगा। बहुत हाहौल्ला होगा, बहुत सारी बहसबाजी होगी, ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। फिर जो है चीजें ठंडी, फिर अगले साल, ये हर कई सालों से ये सेम प्रोसेस चलता आ रहा है, बट नोबडी इज लाइक एक्चुअली डूइंग समथिंग अबाउट इट। मतलब उस लेवल पे जाके नहीं हो रहा है जिस लेवल पे होना चाहिए। प्रोवाइड टूल्स, डाटा, गाइडेंस टू एड्रेस कैपेसिटी गैप्स स्पेशली इन अंडर रिप्रेजेंटेड रीजन्स। और इसकी वजह से एयर क्वालिटी, ऑन अ सीरियस नोट, एयर क्वालिटी की खराब क्वालिटी की वजह से इंडिया में जो रिपोर्टेड डेथ्स हैं दैट इज गोइंग इन लैक्स नाउ। ठीक है, दैट इज गोइंग इन लैक्स पर ईयर। ठीक है, सिर्फ इसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट आपका डिफेंस न्यूज। डिफेंस न्यूज में पहला है इंडिया यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। ठीक है जी, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हुई ये 2024। टारगेट बहुत क्लियर है। ठीक है, फॉरेन ट्रेनिंग नोट, महाजन फील्ड ranges, Rajasthan. The edition is the largest ever in terms of participant, with each country deploying 600 personnel. India US joint military exercise ये आपकी 2002 में शुरू हुई थी, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पार्टिसिपेट करते हैं। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास किसके साथ कर रहे हो आप? ठीक है, इसमें यू से याद रख सकते हैं, युद्ध अभ्यास में यूएस आता है, तो यूएस के साथ ही युद्ध अभ्यास हो रहा है। वैसे भी युद्ध अभ्यास को यू से हम लिखते हैं ना, यू, तो यू से यूएस से, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। Okay, Malpe and Mulki, the fourth and the fifth ships of the 8 anti-submarine warfare launched। ठीक है जी, तो मालपे और मुल्की, फोर्थ एंड फिफ्थ शिप्स ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर, नाम से ही क्लियर है, एंटी सब पनडुब्बी, ठीक है जी, को ध्यान में रखते हुए वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट जो कि बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा फॉर द इंडियन नेवी, उसको लॉन्च किया गया। ये माहे क्लास, देखो क्या होता है ना, जितनी भी शिप्स होती हैं उनको क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, विशाखापट्टनम क्लास, माहे क्लास, कोचिन, तो इस तरीके से नाम दिया जाता है, जैसे अभय क्लास। ठीक है, अच्छा इसको लेकर भी मैं एक अलग सेशन डिस्कस करूंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कॉर्वेट्स क्या हैं, जो बड़े शिप्स हैं, मतलब टाइप ऑफ शिप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसका भी एक अलग से सेशन बनता है, छोटा सा सेशन, ताकि इसको लेकर भी आपको क्लैरिटी हो। डिजाइन्ड फॉर एंटी सबमरीन माइन लेइंग, सर्च एंड रेस्क्यू, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस। दे आर इक्विप्ड विद लाइट वेट टॉर्पीडोज, इसमें लाइट वेट टॉर्पीडोज होंगे, बेसिकली दूसरे देश की, जो दुश्मन देश है उसकी पनडुब्बियों को निशाना बनाना। लाइट वेट टॉर्पीडोज, ASW रॉकेट्स, रिमोट कंट्रोल्ड गन्स, और ये 25 नॉट्स तक स्पीड पहुंच सकते हैं। सो मलपे एंड मुल्की। ठीक है जी, 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज बिगिन। ब्रिज किसके बीच में है? इसको ओमान के साथ है ये एक्सरसाइज। ठीक है जी, रॉयल ओमान एयरफोर्स एंड द इंडियन एयरफोर्स कमेंस्ड एट द एयरफोर्स बेस मासेरा, ओमान।
देखो ओमान के साथ हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से रिश्ते हैं, तो ऐसे समझो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम उनके साथ हमारे रिश्ते हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं, तब से हम उनके साथी हैं। और ओमान एक और भी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। 2009 में इसका पहला एडिशन हुआ था, एम्स टू टेक्निकल ऑपरेशनल स्किल्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लेकर आना। तो इंडिया चाइना एक इंडिया के साथ एक थ्योरी को लेकर कहा जाता है कि चाइना इंडिया को इनसर्कल कर रहा है, जिसको कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, जिसमें चाइना ने जो है हम्बन टोटा पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, बांग्लादेश में आपका जो है पोर्ट है, ठीक है जी, इस तरीके से इंडिया को इनसर्कल करने की, और फिर आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। अब इंडिया ने इसका काउंटर स्ट्रेटजी क्या है, डायमंड नेकलेस थ्योरी, ठीक है। डायमंड नेकलेस थ्योरी में आप देख सकते हैं एजम्पशन सेशल्स में। अब यहां पर ओमान हमारा बहुत खास पार्टनर है, ठीक है, ओमान खास पार्टनर है, दाकम पोर्ट, ठीक है, नाम का पोर्ट का नाम क्या है, दाकम पोर्ट। उसके बाद आपका ईरान में छाबार पोर्ट, मंगोलिया, जापान, वियतनाम, ठीक है, चांगाई, सिंगापुर, ठीक है। तो ये सारे के सारे पोर्ट हैं जिसमें हम चाइना को इनसर्कल कर रहे हैं, ठीक है। सो उस स्ट्रेटजी में आप कह लीजिए ओमान हमारा काफी बड़ा पार्टनर है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, द 5th एडिशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है अल नजा, ठीक है। अल नजा ये कहां पर हुई, सलाला आपका ओमान में, ये भी आपका किसके साथ है, ओमान के साथ। So 5th edition of India Oman joint military exercise commenced in Salalah Oman has been held biennially, 2 साल में एक बार होती है, और alternating between India and Oman, ठीक है जी। और मकसद अगेन मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बढ़ाना, जॉइंट इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना। नेक्स्ट आपका पर्सन इन न्यूज को देख लेते हैं। माइकल बार्नियर नेम्ड बाय द मैक्रोन टू बी द फ्रांस न्यू प्राइम मिनिस्टर, लगभग सबसे उम्रदराज प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के, तो इंटरेस्टिंग है ये भी, इससे पहले यंगेस्ट थे, अब ओल्डेस्ट हो गए हैं। और अभी रिसेंटली फ्रांस में पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए थे। देखो फ्रांस में ना पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा अलग है, जैसे एक्चुअल जो वहां पर हेड है वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, जिनके पास एक्चुअल पावर होती है फ्रांस के राष्ट्रपति के पास। एक तरफ फ्रांस की पार्लियामेंट होती है, फ्रांस की पार्लियामेंट में जिसके पास मेजोरिटी होती है वो जो है प्रधानमंत्री, उनका जनरली उस पार्टी का प्रधानमंत्री रहता है। अब यहां पर जो इलेक्शंस हुए रिसेंटली, उसमें किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी वहां पर नहीं मिली। जो इमैनुअल मैक्रोन की पार्टी है, एक लेफ्ट विंग था, लेफ्ट कोलिशन था, उसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली, दूसरे नंबर पे जो है इनको मिली। और एक फार राइट है वहां पर, ली पेन की पार्टी, एक महिला है, उनकी पार्टी है, उनको भी पहले तो ये कहा जा रहा था कि वो जीत जाएंगी, बट समहाउ इलेक्शन का रिजल्ट आते आते जो है उनको उतनी सीट्स वहां पर नहीं मिली। तो यहां पर एक कोलिशन बनाया गया है, कोलिशन में इनको प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा नियुक्त किया गया। इसको लेकर भी वहां पर काफी प्रोटेस्ट हुए, फ्रांस की कह लीजिए पेरिस की सड़कों पर प्रोटेस्ट हुए। सो हैज नेम्ड माइकल बार्नियर यूरोपियन यूनियंस फॉर्मर ब्रेक्जिट नेगोशिएटर। अब इनके बारे में एक और कहानी कही जाती है कि ये ब्रेक्जिट नेगोशिएटर, मतलब जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को एग्जिट करना था तब ये काफी उसमें काफी एक्टिव थे। उन्होंने एक नेगोशिएटर की भूमिका निभाई। कहा जाता है कि ब्रिटेन में लोग इनको ज्यादा जानते हैं देन द फ्रांस, ठीक है। तो इस पे भी हेडलाइंस बनी कि फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनको ब्रिटेन की जनता ज्यादा जानती है देन द फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में उतना बड़ा फेस नहीं है पॉलिटिक्स में ये, ठीक है जी। चलिए, तो डिसीजन फॉलोज अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड रिप्रेजेंट्स अ पाइवटल मूवमेंट। मोटा मोटा मैंने आपको इनकी कहानी बता दी है। ओके, तुहिन कांता पांडे अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। देखिए जो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी थे टीवी सोमनाथन, उनको अपॉइंट किया गया कैबिनेट सेक्रेटरी। ये पोजीशन खाली थी, तब इनको जो है ये ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे थे एज अ सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दैट इज दीपम। अब इनको फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया है। 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर है उड़ीसा कैडर से, सो ही विल बी एक्टिंग एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका रणधीर सिंह इलेक्टेड एज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो रणधीर सिंह जी को बनाया गया है, बहुत वेटरन प्लेयर हैं खुद, जो है वेटरन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रणधीर सिंह वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। सो सिग्निफिकेंट इवेंट अकर्ड ड्यूरिंग द 44th जनरल असेंबली ऑफ द कॉन्टिनेंटल बॉडी न्यू दिल्ली। पहली बार किसी इंडियन को इस एस्टीम्ड पोजीशन पे
जो है बिठाया गया है। इन 1984 में सॉरी 1948 में एशियन नेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने डिसाइड किया था कि एशियन गेम्स कराई जाएंगी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एशियन गेम्स फेडरेशन द फॉलोइंग ईयर। बाद में चलकर जो है 82 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है इसका नाम रख दिया गया। द आइडिया इज वेरी क्लियर, इसको जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी है वो भी रिकॉग्नाइज करती है कि एशिया में गेम्स को कराया जाए और वहां पे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पहला है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स, जो कि दिया जाता है नर्सिस को। ठीक है जी, यहां पर आप देख सकते हैं एएनएम कैटेगरी, एलएचवी। तो एएनएम है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ और एलएचवी है लेडी हेल्थ विजिटर। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, यहां पर जो है अवार्ड्स दिए गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है कि किस कैटेगरी में ये फ्लोरेंस अवार्ड दिए जाते हैं। सो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स 250 नर्सेज एट राष्ट्रपति भवन, रिकॉग्नाइजिंग द एक्सेप्शनल सर्विस टू द ह्यूमन काइंड and the nation also to the community. In 1973 एस्टेब्लिश हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको शुरू किया था और ये ऑनर करता है मेरिटोरियस नर्सिंग प्रोफेशनल्स को इन द वेरियस सेटिंग्स। ठीक है जी, तो ये आपका यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसमें एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, अ मेडल एंड अ कैश प्राइज ऑफ 1 लाख दिया जाता है। नेक्स्ट आपका इंडियन ओरिजिन लेक्चरर विन द प्राइज फॉर लिटरेचर इन सिंगापुर। तो इंडियन ओरिजिन लेक्चरर जो है इनको ये अवार्ड दिया है, नाम है इनका प्रसन्ति राम। इंडियन ओरिजिन लेक्चरर है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में। सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर इंग्लिश फिक्शन। इनकी डेब्यू शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है 9 यार्ड साड़ीज। ठीक है, तो ये आपका लेट 2023 में पब्लिश हुई थी। कलेक्शन एक्सप्लोर्स द लाइव्स ऑफ तमिल ब्राह्मण फैमिली। ठीक है, तमिल ब्राह्मण फैमिली लिविंग इन द सिंगापुर, सिडनी, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, और उनके बारे में जो है तमिल ब्राह्मण फैमिलीज जो वहां पर रहती हैं उनके बारे में लिखा गया है। ठीक है, अ टोटल ऑफ 17 राइटर्स, ट्रांसलेटर्स, कॉमिक आर्टिस्ट, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो प्रसन्ति राम इंडियन ओरिजिन लेक्चरर, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और उनको ये सिंगापुर लिटरेचर प्राइज फॉर इंग्लिश फिक्शन दिया गया है। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स न्यूज, पहला है मोइन अली अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। इंग्लैंड के बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं, ऑलराउंडर रहे हैं। ठीक है जी, अभी रिसेंटली जो सीरीज होनी है ऑस्ट्रेलिया के साथ उसमें इनका नाम नहीं आया, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। बर्मिंघम बॉर्न, लेफ्ट हैंडेड बैटर, राइट आर्म स्पिनर, डिस्टिंग्विश्ड करियर, 68 टेस्ट इन्होंने खेले हैं, 138 इंटरनेशनल और 92 2020 मैचेस फॉर द इंग्लैंड सिंस 2014। नेक्स्ट आपका जेनिक सिनर बीट्स टेलर फ्रिट्ज टू विन द 2024 यूएस ओपन। तो ये पहला कह लीजिए ग्रैंड स्लैम रहा इनका। सो जेनिक सिनर ऑफ इटली, आर्यंका सबलंका ऑफ बेलारूस जो है क्लेम द मेंस एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल 2024 ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। तो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, पहला ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया से उड़कर आप पहुंचे फ्रांस में, फ्रेंच ओपन, फ्रांस से आप गए यूके में तो विमल्डन ओपन, और फिर विमल्डन से यूके से आप गए यूएस, वहां पर हुआ आपका यूएस ओपन। ये इस सीक्वेंस में होता है। फर्स्ट यूएस ओपन टाइटल, सेकंड ग्रैंड स्लैम ओवरऑल, सबलंका सिक्योर्ड हर फर्स्ट यूएस ओपन टाइटल एंड थर्ड ग्रैंड स्लैम टाइटल। ठीक है, थर्ड ग्रैंड स्लैम टाइटल जो है इन्होंने यहां पर जीता है। और ये जो है इनका सिनर का पहला यूएस ओपन टाइटल है और सेकंड ग्रैंड स्लैम टाइटल ओवरऑल। सॉरी, ये पहला यूएस टाइटल है, दूसरा ग्रैंड स्लैम ओवरऑल है। और सबलंका का पहला यूएस ओपन टाइटल एंड थर्ड ग्रैंड स्लैम टाइटल ओवरऑल। अच्छा, जो मेंस डबल है, वुमेन्स डबल है, मिक्स डबल है, इसके बारे में याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये आपका तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई इंडियन प्लेयर इसमें रहता। ठीक है, इंडियन प्लेयर रहता तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है। बट आपका अभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो ये फर्स्ट 2 है, मेन सिंगल एंड वुमेन सिंगल। नेक्स्ट आपका हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल नेम्ड एज फ्लैग बीयरर्स फॉर पैरालंपिक क्लोजिंग सेरेमनी। ठीक है जी, तो हरविंदर सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन आर्चर टू विन अ पैरालंपिक गोल्ड और प्रीति पाल ने फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 पैरालंपिक मेडल्स। इनको जो है फ्लैग बेरर्स बनाया गया क्लोजिंग सेरेमनी के लिए। 26 मेडल जीते इंडिया ने। इंडिया पैरालंपिक कंटिजेंट डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट बेस्ट ever performance. Flag bearers at the closing ceremony symbolize the nation's grit and determination. Yogasan secures a spot at the demonstration sport
एट 2026 एशियन गेम्स। तो योगासन को भी ऐड किया गया है। इंडिया एंशिएंट स्पोर्ट्स कह लीजिए या हमारा कल्चर कह लीजिए, वाज इंक्लूडेड डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स एट 2026 एशियन गेम्स एट आईची नगोया। अच्छा, आईची टारगेट्स भी है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं आईची टारगेट्स। कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना जो बच्चे यहां तक वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल भी है एक आपका, नगोया प्रोटोकॉल आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। ओके, सो द डिसीजन वाज यूनानिमसली 44th जनरल असेंबली में ये डिसीजन लिया गया, जिसमें इंडिया के रणधीर सिंह को प्रेसिडेंट चुना गया है एशियन ओलंपिक्स के लिए, ठीक है, फॉर अ 4-year टर्म फॉर 2024 टू 2028। सीरिया ट्रायम्स इन द 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसमें इन्होंने भारत को हराया, सीरिया ने भारत को हराया। पिछले बार भारत 2023 में भारत जीता था ये कप, इस बार फाइनल में पहुंचा इंडिया, बट इंडिया फाइनल हार गया सीरिया से, ठीक है जी। तो ये आपका कहां पर हुआ, बाल योगी गाचिबाउली स्टेडियम इन हैदराबाद तेलंगाना। 4 नेशन फुटबॉल टूर्नामेंट है, ऑर्गेनाइज कराया जाता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। नेक्स्ट आपका साइंस एंड टेक की न्यूज को देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग है, बेपी कोलंबो प्रोवाइड्स फर्स्ट क्लियर व्यू ऑफ मरकरीज साउथ पोल। तो इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे बहुत अच्छे से क्लियर चीजें दिख रही हैं। मरकरी जो कि क्लोजेस्ट प्लेनेट है, सबसे छोटा प्लेनेट है, ठीक है। अगर धरती का साइज अगर आप माने तो धरती का अराउंड 38%, ठीक है, 38% साइज है। मरकरी का सबसे छोटा प्लेनेट है। सोलर सिस्टम में कई सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स या कह लीजिए मून जैसे गैनीमीड है, उनका साइज भी इस प्लेनेट से बड़ा है, ठीक है जी। और इसका डे का टेम्परेचर बहुत वेरी करता है, 600 डिग्री सेल्सियस। दिन में टेम्परेचर 473 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 कुछ इस तरीके से चला जाता है, 427 टू -173, तो 600 डिग्री सेल्सियस का इसमें वेरिएशन रहता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं साउथ पोल को जो है बेपी कोलंबो ने बहुत अच्छे से बताया। अब ये क्या है बेपी कोलंबो, ठीक है, ये आपका स्पेसक्राफ्ट है जो कि एक जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और जापानीज स्पेस एजेंसी। जापानीज स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, ठीक है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। 2018 में लॉन्च किया गया था। फर्स्ट क्लियर व्यू दिया है इसने मरकरी के साउथ पोल का। सेवरल ऑफ प्लैनेट्स, इसने जो है मरकरी के बहुत सारे क्रेटर्स, खड्डे सिंपली कहें तो, अनयूजुअल रिंग्स ऑफ पीक्स विद इन द बेसिन, उसको भी इमेजेस को कैप्चर किया है। सेट टू ऑर्बिट मरकरी इन 2026, ठीक है जी। पहले 2025 का टारगेट था, 2026 में ये उसको ऑर्बिट करेगा और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन भेजेगा, ठीक है जी। ओके, पोलारिस डॉन मिशन मेकिंग हिस्ट्री बाय अटेम्प्टिंग द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। ये इंटरेस्टिंग है, पहली बार प्राइवेट स्पेस, मतलब रशिया कर चुका है इसको 1960s में, बट ये प्राइवेट भेजा गया है। लेड बाय जॉर्ज आइजकमैन एंड स्पेसएक्स एम्स टू मेक हिस्ट्री विद द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। स्पेस वॉक या एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज वाइटल है स्पेस साइंस के लिए। फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय सोवियत कॉस्मोनॉट एलेक्सी लियोनोव इन 1965। और ये स्पेस सूट्स को डिजाइन टू प्रोटेक्ट एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम हाई रेडिएशंस इन द वैन एलन बेल्ट्स। ये वैन एलन बेल्ट्स क्या है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। वैन एलन बेल्ट्स जो हैं ये आपका वो जोन्स हैं चार्ज पार्टिकल्स के जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलते हैं ट्रैप्ड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली सन की जो सोलर विंड्स हैं और धरती के मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब वो इंटरेक्ट करती हैं तो उस पर्टिकुलर जो बेल्ट है उसको वैन एलन बेल्ट्स कहा जाता है। दे आर लोकेटेड इन द अर्थ मैग्नेटोस्फीयर फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन सोलर विंड्स एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इससे ये आपका बनता है, इफ यू कैन सी ओवर हियर अर्थ, ये रहा आपका वैन रेडिएशन बेल्ट्स। ये सोलर विंड्स आ रही हैं यहाँ पे और ये जो है इसके साथ यहां पर इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि ये जो स्पेस सूट्स यहां पर डिजाइन किए हैं वो इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि जो यहाँ की हाई रेडिएशन है उसको भी ये बियर कर सके। पहली बार फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, पहला है नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे 2024 11th ऑफ सितंबर, ठीक है जी। नेशनल फॉरेस्ट डे या फॉरेस्ट गार्ड डे, ठीक है, जो कि अपना जान न्यौछावर करते हैं फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है जी, प्रोटेक्टिंग द कंट्रीज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इस डे को एस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा 2013 में। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है, आई एम होपिंग कि जो भी इस सेशन को देख रहा है
मैक्सिमम बच्चों को शायद इस इवेंट के बारे में नहीं पता होगा। खेजरली मैसेकर ऑफ 1730, ठीक है जी, व्हेन मेंबर्स ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी डाइड डिफेंडिंग ट्रीज इन द मारवाड़ किंगडम। ठीक है, लिटरली जो हम 1980s में चिपको मूवमेंट की बात करते हैं, या पेड़ को कहा गया कि भाई पेड़ के साथ चिपक जाओ, ठीक है, जो भी पेड़ को काटने आ रहे हैं, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड इन 1730। ठीक है, सो थीम फॉर 2024, मैं इसकी आपको फोटोग्राफ्स दिखा देता हूं, ये देखो, ये बकायदा इसको डिपिक्ट किया गया कि कैसे जो है लोगों की गर्दनें भी काटी गई, ठीक है, महिलाओं की गर्दनें काटी गई। उन्होंने पेड़ों को, यहाँ पर जो है एक लेडी है, वो पेड़ को जो है लिटरली कहें चिपको मूवमेंट की तरह, ठीक है, so that is hugging the tree. You can see this also. For every green tree to be cut, one Bishnoi volunteer sacrificed his or her life. 363 Bishnois became martyrs. ये कहा जाता है इसमें. It completely shook the tree felling party and they left and informed the Maharaja. So इस बार का थीम क्या है? Honoring the sacrifices of those who defeated forest and wildlife. और खेजरली मैसेकर जो है वायलेंट इवेंट था 1730 में इन द विलेज ऑफ खेजरली इन राजस्थान, जिसमें 363 बिश्नोईज जो है दे वर लाइक किल्ड और मार्टियर्ड, आई वुड से, इन प्रोटेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ खेजरी ट्रीज। नेक्स्ट आपका हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ठीक है जी, हिंदी दिवस मनाया गया टू ऑनर द हिंदी लैंग्वेज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन इंडियाज कल्चरल एंड सोशल फैब्रिक। इंडिया की 40% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी कह लीजिए मातृभाषा जो है वो क्या है? हिंदी है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है और सबसे ज्यादा समझे जाने वाली भाषा है। 2024 ऑब्जर्वेंस मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ हिंदी बीइंग अडॉप्टेड एज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1949। अच्छा, एक डाउट मैं क्लियर कर दूं, ये हमेशा पॉलिटी के लेक्चर्स में आता है, हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बहुत सारे लोग जो है इस वर्ड को यूज करते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा है। नहीं, राष्ट्रभाषा नहीं है। ऑफिशियली देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है। दो चीजें हैं, एक राजभाषा और एक है आपका राष्ट्रभाषा। तो हमारी एक्चुअली में देखा जाए हमारी कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, हमारी राजभाषा है, दो हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश आर टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस, नो नेशनल लैंग्वेज। यस, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द लेक्चर। और ये वीकली करंट अफेयर सेशंस का मकसद यही है कि बहुत सारे बच्चों का कहना है कि डेली कवर करना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो हमने पूरे वीक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है विद डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है, वो हमने यहां पर कवर कर ली है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। पूरे मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे मंथ के एंड में, मतलब 10th ऑफ अक्टूबर मैंने ये टारगेट रखा है कि 10th ऑफ अक्टूबर मतलब सितंबर मंथ के जो करंट अफेयर क्विज होंगे वो 10th ऑफ अक्टूबर तक आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।